दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी एचएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हिंदी की सीरीज में आपके सामने लेके आ रहा हूं। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य। हिंदी को एक क्रम से पढ़ना चाहिए, उसी क्रम में आज हम लोग वाक्य देखेंगे। अगर आप क्रम से नहीं पढ़ रहे हैं तो कृपया हिंदी को क्रम से पढ़िए। जब हिंदी क्रम से पढ़ेंगे तब आपको हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, हिंदी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हिंदी ग्रामर एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। आप क्रमबद्ध तरीके से जब हिंदी नहीं पढ़ते हैं तभी आपको हिंदी कठिन लगने लगती है। तो हिंदी कठिन ना लगे, हिंदी बहुत सरल विषय लगे, इसके लिए जरूरी है कि आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें। आप पहले मेरी इंट्रो क्लास देखें, उसमें बताया गया है कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको कैसे हिंदी तैयार करना है, कितने दिन में तैयार हो जाएगी, एक सही रणनीति हिंदी पढ़ने के लिए क्या होनी चाहिए, ये सब आपको इंट्रो क्लास में मिलेगा। और आप लोग जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इतने कमेंट और लाइक कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वाक्य पे। वाक्य क्या है, वाक्य को कितने आधार पे बांटा गया है, और वाक्य को दो आधारों पे बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो हम लोग आज केवल देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है और उसका वर्णन करेंगे। और ये वाला पार्ट अर्थ के आधार पर वाक्य, इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। इसके दो पार्ट आएंगे। आज एक पहला पार्ट हो गया, क्लास 8 है, आज चैप्टर 8 है, ये चैप्टर 8 है। इसका पार्ट 1 आज मैं दे रहा हूं और पार्ट 2 कल दूंगा, क्योंकि यहां से रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य, यहां से दोनों पार्टों से, इसके दोनों भागों से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको दो वीडियो में विभाजित कर दिया है। आज हम लोग सिर्फ पहला पार्ट पढ़ेंगे और कल दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि वाक्य है क्या। उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप आगामी परीक्षाएं जैसे लेखपाल हो गया, पुलिस हो गया, या टीईटी या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, और यूपीपीएससी द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी एग्जाम्स डेट भी आ गई है, समीक्षा अधिकारी का भी पेपर होने वाला है और खंड शिक्षा अधिकारी का भी होने वाला है। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हिंदी बहुत स्कोरिंग विषय है। यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न परीक्षाओं में मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं वाक्य है क्या। शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है, वाक्य कहलाता है। यानी कि शब्दों को वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है, वाक्य कहलाता है। यानी कि जैसे मैं आपसे कहूं वह जाता है, तो ये एक व्यवस्थित क्रम हो गया। यदि मैं इससे वह हटा दूं, सिर्फ कहूं जाता है, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आपको शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है, अगर मैं वह हटा दूंगा तो आपको पूर्ण अर्थ नहीं मिल पाएगा। जैसे मोहन खेलता है, मोहन खेलता है, मैं यहां पे अगर इसकी क्रिया हटा दूं, खेलता है हटा दूं, तो सिर्फ मोहन से आप कुछ नहीं समझ सकते। ऐसे ही मैं अगर मोहन हटा दूं तो खेलता है से आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, ये आपका पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। इसलिए जो वाक्य आपको पूर्ण अर्थ दे दे वो उसे ही कहेंगे वाक्य, यानी कि जो आपको पूर्ण अर्थ दे। शब्दों का वह व्यवस्थित रूप, ये व्यवस्थित रूप है जिससे आपको पूर्ण अर्थ मिल रहा है, इसे ही वाक्य कहेंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं वाक्य के बाद, वाक्य आप समझ गए हैं, वाक्य के बाद देखेंगे वाक्य के अंग क्या हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, मोहन खेलता है, तो इसमें वाक्य के अंग देखेंगे। एक इसको दो भागों में बांटते हैं वाक्य अंगों को, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। ये मोहन क्या है, उद्देश्य, खेलता है विधेय। देख लेते हैं, समझ लेते हैं पहले। उद्देश्य क्या है, वाक्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, वाक्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा मोहन खेलता है, तो मैंने किसके बारे में आपसे बताया, मोहन के बारे में। राम खेलता है, तो मैंने आपसे राम के बारे में बताया। ऐसे ही पिताजी विद्यालय जा रहे हैं,
मान लिया कोई काम है, आपके पिताजी विद्यालय गए हैं किसी काम से, तो पिताजी विद्यालय जा रहे हैं, तो इसमें उद्देश्य कौन हुआ? उद्देश्य पिताजी हुए, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है उसे क्या कहेंगे? उद्देश्य। ऐसे मैं आपसे कहूँ आप पढ़ रहे हैं तो उद्देश्य कौन हुआ? मैंने आपके बारे में बताया, इस वजह से आप उद्देश्य हुए। ऐसे ही विधेय क्या हुआ? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन खेलता है, तो उद्देश्य के बारे में क्या बताया जा रहा है? उद्देश्य यानी कि मोहन, और मोहन के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि मोहन खेलता है, तो यहाँ पे खेलता है क्या होगा? विधेय होगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण लिख रखे हैं। राम खेलता है, राम खेलता है में उद्देश्य कौन होगा? जिसके बारे में कुछ बताया जाए, तो राम के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए राम क्या होगा? उद्देश्य होगा। और खेलता है यानी कि उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए उसे विधेय कहेंगे। खेलता है क्या है? विधेय। और राम क्या होगा? उद्देश्य। ऐसे ही बच्चे फल खाते हैं, बच्चे किसके बारे में बात हो रही है? बच्चे के बारे में, ठीक है, बच्चे के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो बच्चे क्या होगा? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में क्या, यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो क्या है? फल खाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? फल खाते हैं, तो ये क्या हो गया? विधेय हो गया। आशा है आपको उद्देश्य और विधेय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो किसके बारे में बात हो रही है? मैं के बारे में बात हो रही है, तो मैं क्या हुआ? उद्देश्य। और पुस्तक पढ़ना क्या हो गया? विधेय। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाएगा। वाक्य का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाएगा। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में विभाजित किया गया, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। रचना यानी बनावट के आधार पर, वाक्य की बनावट के आधार पर। और यहाँ पे अर्थ के आधार पर, यानी कि जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, निगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य, वैसे ही नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ पे अर्थ के आधार पर इस तरीके के वाक्य मिलेंगे। ये 8 प्रकार के होते हैं। आपको ये 8 प्रकार कल बताए जाएंगे। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि ये किस प्रकार का वाक्य होगा, तब आप बताएंगे नकारात्मक वाक्य होगा, विस्मयबोधक वाक्य होगा। ठीक है, आप समझ गए। यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य। ये 3 प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है? सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। जैसे मोहन खेलता है, क्या हुआ? सरल वाक्य हो गया, यानी कि इसमें एक ही क्रिया होती है। मोहन खेलता है और मोहन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है। आप चाहे जैसे समझें, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें उद्देश्य और विधेय होता है। सरल वाक्य, सरल या साधारण वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। मोहन क्या हुआ? उद्देश्य। खेलता क्या है? विधेय। मोहन क्या हुआ? उद्देश्य। खेल रहा है, विधेय। आप ऐसे भी समझ सकते हैं सरल वाक्य को। और एक दूसरे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि इसमें केवल एक ही क्रिया होगी। मोहन खेलता है, एक ही क्रिया हो रही है। मोहन खेल रहा है, एक ही क्रिया हो रही है। और भी उदाहरण मैं दूंगा, जब इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तब और भी उदाहरण के साथ समझाऊंगा। ऐसे ही संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्यों का स्वतंत्र अर्थ होता है और बीच में क्या होता है? वो जैसे इंग्लिश में कंजक्शन नहीं होता, वैसे ही यहाँ पे संयोजन द्वारा जुड़े होते हैं। संयोजन द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे राम गया और सीता आई, राम गया और सीता आई, और क्या हुआ? ये संयोजन द्वारा राम गया और सीता आई जुड़ा हुआ है और के द्वारा, तो ठीक है, वो संयुक्त वाक्य हो गया। ऐसे मिश्रित वाक्य होता है, इसमें दो मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि यहाँ पे उपवाक्य होते हैं, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होंगे और वो आपस में जुड़े होंगे। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये क्या हो गया? मिश्रित वाक्य हो गया। इन तीनों को हम आपको डिटेल में बताएंगे और यहाँ से बताएंगे कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि
देखिए यहाँ पे क्या होता है परीक्षाओं में, पहले यहाँ से देख लीजिए कैसे प्रश्न आते हैं। यहाँ पे प्रश्न आता है कि वाक्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उद्देश्य कहते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा, वाक्य जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे विधेय। ऐसे उदाहरण देगा, मोहन खेलता है में विधेय होगा तो आप बताएंगे खेलता है। मोहन खेल रहा है में उद्देश्य होगा तो आप बताएंगे मोहन। ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आएगा कि वाक्य को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आप कहेंगे 2 प्रकार से। आप कहेंगे 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसे ही अगर ये पूछ रहे रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार से, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, जैसे आप खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर देने जा रहे हैं तो वहां पे प्रश्न ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से रचना के आधार पर वाक्य को विभाजित नहीं किया गया, वाक्य को बांटा नहीं गया, 3 ये दे देगा और 1 दे देगा नकारात्मक वाक्य। तब आप क्या सही करेंगे, नकारात्मक वाक्य, क्योंकि इन तीनों को तो रचना के आधार पर बांटा गया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य को, नकारात्मक वाक्य को नहीं बांटा गया। तो परीक्षा का अलग अलग स्तर होता है, उसी हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। अब दोस्तों अब हम लोग देखेंगे वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया, और अब हम लोग एक एक करके उसका वर्णन करेंगे। सरल वाक्य सबसे पहले देखेंगे। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो। मैंने आपको बता दिया है, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। यानी कि जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा, उसे क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। और इसमें क्रिया एक ही होगी, कई सारी क्रिया नहीं होंगी, और किसी एक में कई 2 क्रियाएं भी हो सकती हैं, पर यहाँ पे क्या होगा, एक ही क्रिया होगी। तो हम लोग देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इसको। श्याम खाता है, श्याम क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया, उद्देश्य और विधेय में क्या बताया कि जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे, और वो कर क्या रहा है उसे क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। यानी कि उद्देश्य जो भी करता है उसे क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। तो यहाँ पे हो गया श्याम खाता है, यहाँ पे एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। जैसे ही वह क्रिकेट खेला, वह क्या हो गया, वह हो गया उद्देश्य, क्रिकेट खेला क्या हो गया, विधेय। ऐसे ही मोहन आ रहा होगा, मोहन क्या हुआ, उद्देश्य हुआ, विधेय क्या होगा, आ रहा होगा। यानी कि जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहेंगे, उद्देश्य, और उद्देश्य क्या कर रहा है, उद्देश्य के बारे में जो बात की जाए उसे कहेंगे विधेय। वह पानी पिए जा रहा है, वह क्या है, वह होगा उद्देश्य, और पानी पिए जा रहा है ये होगा विधेय। और हम आपको दूसरे तरीके से भी समझाते हैं, इसको दोनों तरीके समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ उदाहरण आपको एक उद्देश्य एक विधेय वाले तो मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रिया वाला कॉन्सेप्ट भी जान गए तो आपको सरल वाक्य साधारण वाक्य समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे इसमें लिखा है मैंने कि इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, खाता है, एक ही क्रिया है, शब्द कितने, 2। आप ये चीज नोटिस करिएगा, वह क्रिकेट खेला, सिर्फ खेला क्रिया होगी, और यहाँ पे कितने शब्द हैं, 1। मोहन आ रहा होगा, 1 2 3, यहाँ पे क्रिया 1 है लेकिन 3 शब्दों से मिलके बनी। यहाँ पे एक क्रिया, यहाँ पे भी एक ही क्रिया पर 2 शब्दों से बनी। खाता है 2 शब्द हैं, क्रिया 1, खेला 1 शब्द 1 क्रिया, यहाँ पे आ रहा होगा 3 शब्द और 1 क्रिया। वह पानी पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, 1 2 3 4 शब्द 1 क्रिया। यानी कि समझ गए आप कि क्रिया एक ही होगी, शब्द कितने भी हो सकते हैं। आपको यहां समझना है कि ये चारों शब्द में
एक ही क्रिया होगी। वहां पानी पिए जा रहा है में 4 शब्द हैं, पिए जा रहा है, और इसकी क्रिया इतनी बड़ी है, 4 शब्दों से मिलकर बनी, लेकिन ये एक ही क्रिया होगी। और जहां एक क्रिया होगी वहां पे सरल वाक्य होगा। आशा है आप दोनों तरीके से समझ गए होंगे इसको। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त वाक्य। वाक्य का अगला प्रकार, रचना के आधार पर वाक्य का अगला प्रकार संयुक्त वाक्य। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है। संयोजक अव्यय यानी कि आप जो इंग्लिश में कंजक्शन पढ़ते हैं उसे यहां पे कहते हैं संयोजक अव्यय, यानी कि और, पर, इसलिए, ये सारे शब्द तथा, और, एवं, पर, इसलिए, व, किंतु आदि, यानी कि 2 शब्द, एक शब्द बीच में कंजक्शन यानी कि संयोजक अव्यय, एक शब्द संयोजक अव्यय, फिर दूसरा शब्द, दोनों शब्द आपस में स्वतंत्र हैं, यानी कि वो 2 अलग अलग शब्द हैं पर एक संयोजक अव्यय द्वारा सिर्फ जुड़े हैं। जैसे गीता गई और सीता आई। गीता गई एक स्वतंत्र शब्द हुआ, स्वतंत्र वाक्य हुआ, और सीता आई एक स्वतंत्र वाक्य हुआ। इन दोनों को जोड़ रहा है ये संयोजक अव्यय इन दोनों को जोड़ रहा है। गीता गई, सीता आई, ये दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, इनको और संयोजक अव्यय और इनको जोड़ रहा है। सुबह हुई और सूर्य निकला। सुबह हुई एक स्वतंत्र वाक्य है और सूर्य निकला एक स्वतंत्र वाक्य है। इन दोनों को जोड़ रहा है कौन? और, तो इसलिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। आपको संयुक्त वाक्य के नाम से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे 2 वाक्यों को संयोजक अव्यय द्वारा जोड़ा जा रहा है। और संयोजक अव्यय क्या होंगे? तथा, और, एवं, पर, इसलिए, व, किंतु। एक उदाहरण और मैंने लिखा आपको समझाने के लिए। आपने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। आपने बहुत परिश्रम किया एक स्वतंत्र वाक्य है। आप कह सकते हैं आपने बहुत परिश्रम किया, फिर किंतु सफलता नहीं मिली। यहाँ पे एक अलग वाक्य होगा, आपको सफलता नहीं मिली, और क्योंकि ये संयुक्त वाक्य में लिखा गया है वाक्य, इसलिए यहाँ पे अलग से आप नहीं लिखा गया, आपको हटा दिया गया। आपने बहुत परिश्रम किया किंतु आपको सफलता नहीं मिली। एक अलग वाक्य क्या हुआ? आपको सफलता नहीं मिली। आपने बहुत परिश्रम किया और संयोजक अव्यय क्या लगा है? किंतु। तो संयुक्त वाक्य में यही होता है कि एक वाक्य ये हो गया, एक वाक्य ये हो गया, और बीच में क्या होगा? संयोजक अव्यय लगा होगा, यानी कि 2 स्वतंत्र वाक्यों को संयोजक अव्यय द्वारा जोड़ दिया जाता है। संयुक्त वाक्य उन्हें ही कहेंगे। आशा है आप उदाहरण के माध्यम से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग परीक्षाओं में आए हुए उदाहरण लेंगे। पहले इसका तीसरा प्रकार देख लेंगे, मिश्रित वाक्य। उसके बाद हम परीक्षाओं में आए हुए कुछ प्रश्न लेंगे और आपको सिखाएंगे कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बना सकते हैं। मैं आपको इनमें अंतर समझाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाते हैं। ठीक है, बनाते क्या है उसमें आपको मैं डिफरेंस करके दिखाऊंगा जिससे आपको और अच्छे समझ आएगा। अभी आप एक एक समझ रहे हैं, फिर आपको हम पूरा लिख के उदाहरण सहित दिखाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे मिश्रित वाक्य, जो रचना के आधार पर तीसरा प्रकार होता है मिश्रित वाक्य, उसको देखने जा रहे हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे मिश्रित वाक्य, एक से ज्यादा उपवाक्यों का योग। मिश्रित वाक्य में क्या होता है? एक से ज्यादा उपवाक्य आते हैं। हम आपको उदाहरण के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। परिभाषाओं पे बहुत ज्यादा जोर नहीं डालता हूं, क्योंकि हिंदी जहां से प्रश्न आते हैं मैं आपको सिर्फ वही बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं। उदाहरण के माध्यम से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। जो परिभाषाएं महत्वपूर्ण है मैं आपको वो भी बताऊंगा। आप उदाहरण से परिभाषा सीखें तो आपको हमेशा याद रहेंगी। आप परिभाषा केवल सीख लेंगे तो आप परिभाषा भूल भी सकते हैं। इसलिए पहले उदाहरण परिभाषा मैंने एक बार पढ़ दी,
कि एक से ज्यादा उपवाक्यों का योग मिश्रित वाक्य में होता है। अब आपको उपवाक्य समझने के लिए उदाहरण ही देखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, मिलाने वाले शब्द आते हैं, जैसे कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, तब, जब, जहां, वहां। क्या होगा, जहां, वहां। और उपवाक्य किस प्रकार के होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। इन वाक्यों में हम आपको दिखाएंगे कि प्रधान उपवाक्य क्या है, आश्रित उपवाक्य क्या है। जब आप ये जान जाएंगे तो तुरंत ही आपको मिश्रित वाक्य समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखेंगे, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही वह जग गया। जैसे ही सूर्योदय हुआ, ये क्या है, ये प्रधान उपवाक्य है जो पहले आएगा। जैसे ही सूर्योदय हुआ, ये प्रधान उपवाक्य होगा। वैसे ही वह जग गया, ये आश्रित उपवाक्य हुआ, यानी कि ये मुख्य वाक्य हुआ उपवाक्य, और इसी पर आश्रित है क्या, जग जाना। वैसे ही वह जग गया, इस पे डिपेंड करता है ये वाला सेंटेंस। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाक्य इस वाक्य पे निर्भर है, पूर्णतः आश्रित है। इसे कहेंगे आश्रित होना। कि सूर्योदय जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही वह जग गया। यहाँ पे जैसे ही और वैसे ही जैसे शब्द आ रहे हैं, ये एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, उपवाक्यों से जोड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। एक से ज्यादा उपवाक्यों का योग, ये क्या हुआ, ये हुआ प्रधान उपवाक्य। और वैसे ही वह जग जाएगा, आश्रित उपवाक्य। आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि जैसे मैं इसको ऐसे छुपा लूं, जैसे ही वह सूर्योदय हुआ, तो आप कहेंगे कि आपने एक वाक्य मुख्य वाक्य तो बोल दिया, पर उसके बाद का नहीं बताया कि सूर्योदय होने के बाद क्या हुआ। तो मैं जब आपको बताऊंगा कि वैसे ही वह जग गया, तब आप कहेंगे कि ये वाक्य उस पर आश्रित था। ये वाला वाक्य प्रधान वाक्य उपवाक्य में, ये वाला उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में आश्रित है, इसलिए इसको कहेंगे आश्रित उपवाक्य, इसको कहेंगे प्रधान उपवाक्य। अगला देखते हैं, दादी जी ने ऐसी कहानी सुनाई कि वह रो पड़ी। यहां पे सुनाई तक क्या होगा, दादी जी ने ऐसी कहानी सुनाई, ये हो गया प्रधान उपवाक्य, क्योंकि यहां से इसे पता चल रहा है कि मुख्य वाक्य प्रधान वाक्य कौन है, ये प्रधान उपवाक्य है। दादी जी ने ऐसी कहानी सुनाई कि वह रो पड़ी। आप कहेंगे उसके बाद तो बताओगे, कहानी बताने के बाद क्या हुआ, जब दादी जी ने कहानी सुनाई तो फिर क्या हुआ। तो ये इस पे आश्रित है ये वाला वाक्य। और इस टाइप के जो आते हैं, वैसे ही, कि, तो, और वह, जो, जितना, उतना, वैसे, तो इसके बाद ही आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य वो होता है जो वाक्य, जिससे वाक्य में पता चलता है कि कौन सा मुख्य क्रिया कौन सी हो रही है। यहाँ पे मुख्य काम क्या हो रहा है, दादी जी ने ऐसी कहानी सुनाई, और उसके बाद क्या हुआ कि वह रो पड़ी। आशा है आप समझ रहे हैं इसको। यदि पानी न बरसा तो सूखा पड़ जाएगा। प्रधान उपवाक्य क्या होगा, यदि पानी ना बरसा, पानी नहीं बरसा तो क्या होगा, तब आपको आंसर मिलेगा सूखा पड़ जाएगा। ये आश्रित उपवाक्य हो गया। और ये कब आता है, तो के बाद, यानी कि मिलान वाले शब्दों के बाद आश्रित उपवाक्य होगा, और मिलान वाले शब्दों के पहले क्या होगा। आप इसको दो भागों में बांट भी सकते हैं, लेकिन इसमें बांटा नहीं जाता है। आप एक प्रधान उपवाक्य ध्यान देंगे, एक आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य मिलान वाले शब्दों के पहले आता है, आपको ये ध्यान रखना है। आप इसको मान सकते हैं कि मुख्य काम ये हुआ। मुख्य काम क्या है, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही क्या हुआ, वह जग गया। दादी ने ऐसी कहानी सुनाई, ये क्या हुआ, प्रधान उपवाक्य, कि वह रो पड़ी। यदि पानी ना बरसा तो क्या हुआ, सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब हम आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से और क्लियर करेंगे। आप परेशान नहीं हुए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको अब उदाहरणों के माध्यम से जब मैं आपको इसको कंपेयर करके बताऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। वैसे आशा है कि आपको समझ आ ही गया होगा। आपको परीक्षाओं के प्रश्न दिखा देता हूं फटाक से। दोस्तों यहाँ पे
सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको यहाँ पे आप चाहें तो इस वीडियो को कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, आप खुद से आजमा के देख सकते हैं कि ये कौन कौन से वाक्य हैं, सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्रित वाक्य है। और अगर आपको ये सारे आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वाक्य मैंने लिख रखे हैं। आपको अगर सारे आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और परीक्षा में अब आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होने वाला। अगर कुछ नहीं आ पा रहे हैं तो आप वीडियो एक बार और देखिए, या मैं जब समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से अंतर समझ में आ जाएगा, फिर आपको बहुत अच्छे से आएगा। चलिए देख लेते हैं। लड़के ने अपना दोस्त मान लिया, लड़के ने अपना दोस्त मान लिया। यहाँ पे हम परीक्षाओं में इलिमिनेट करना सीख जाए अगर, तो फिर प्रश्न करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे कोई जुड़ाव वाली बात नहीं हो रही, ना ही मिलान करने वाली बात हो रही। आप खुद से ही देख लीजिए, यहाँ पे क्या कोई मिलान करने वाली बात हो रही है? नहीं हो रही है। तो मिलान करने वाली बात होगी जहाँ पे की, जहाँ पे मैंने आपको मिश्रित वाक्य में क्या बताया था कि हो, जैसे वैसे हो, तो वहां पे क्या होगा? मिश्रित वाक्य होगा। मैंने संयुक्त वाक्य में क्या बताया था कि जहाँ पे में पर लगा हो, और लगा हो, तथा लगा हो और दो वाक्य जुड़ रहे हो आपस में, वहां पे क्या होगा? संयुक्त वाक्य। लेकिन यहाँ पे देखिए, लड़के ने अपना दोस्त मान लिया। यहाँ पे लड़के के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो लड़का क्या हुआ? लड़का क्या होगा? लड़का उद्देश्य होगा। और अपना दोस्त मान लेना क्या होगा? विधेय। तो ये जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, दोस्त मान लेना ये क्रिया है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा सरल वाक्य या साधारण वाक्य। ये कौन सा वाक्य है? ये सरल वाक्य है। और ये देख लीजिए, इसमें अंतर समझ में आएगा आपको। लड़के ने माना कि उसका दोष है, आपका सरल वाक्य ये हो गया। और लड़के ने माना कि उसका दोष है, यहाँ पे की आ गया। और की किसमें आता है? मिश्रित वाक्य में। ये क्या हुआ? प्रधान उपवाक्य। ये क्या हुआ? आश्रित उपवाक्य। मैंने आपको समझाया था कि की के पहले प्रधान उपवाक्य और की के बाद यहाँ पे आश्रित उपवाक्य। क्योंकि लड़के ने माना, क्या माना? कि उसका दोष है, यानी कि उसने अपना दोष मान लिया है। तो यहाँ पे ये प्रधान हो जाएगा, ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। आशा है आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। लड़के ने अपना दोष मान लिया और लड़के ने माना कि उसका दोष है। ये क्या हुआ? सरल वाक्य। और ये क्या हुआ? मिश्रित वाक्य। तो आप अंतर समझ पा रहे हैं इन दोनों में। ऐसे ही राम मुझसे घर आने को कहता है, यहाँ पे ये सरल वाक्य आपको दिख रहा है और सरल वाक्य है ही। और यहाँ पे राम मुझसे कहता है कि मेरे घर आ जाओ, कि मेरे घर आ जाओ, यहाँ पे मिश्रित वाक्य होगा। ये क्या होगा? प्रधान उपवाक्य होगा। राम मुझसे कहता है कि के पहले प्रधान उपवाक्य और की के बाद मेरे घर आ जाओ, ये क्या होगा? आश्रित उपवाक्य। ये वाक्य उपवाक्य इस पे आश्रित है, इसलिए ये होगा आश्रित उपवाक्य। राम मुझसे घर आने को कहता, ये होगा सरल वाक्य। ऐसे ही पैसा साध्य न होकर साधन है, यहाँ पे कोई जुड़ाव और मिलान की बात नहीं हो रही, इसलिए ये सरल वाक्य होगा। यहाँ पे पैसा साध्य नहीं है किंतु साधन है, यहाँ पे जुड़ाव की बात हो रही। किंतु और तथा मैंने आपको क्या बताया था? वो वाक्य संयुक्त वाक्य हो गए, जिसमें जहां पे कंजक्शन लगेगा, यानी कि संयोजक अव्यय होगा, वहां पे क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। तो ये क्या हुआ? संयुक्त वाक्य। आप ऐसे ही पहचानेंगे, ये सरल वाक्य यानी कि साधारण तरीके से लगता है। यहाँ पे संयुक्त वाक्य में क्या होगा? संयोजक अव्यय लगा होगा, तो वहां पे संयुक्त वाक्य होगा। और यहाँ पे इस टाइप मैंने आपको समझा दिया है कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होगा, तो वहां पे क्या होगा? मिश्रित वाक्य होगा। ऐसे ही परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, ये हो गया साधारण वाक्य। परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। आशा है अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा
कि ये संयुक्त वाक्य हो गया, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। तो यहाँ पे संयोजक अव्यय क्या है और ये स्वतंत्र वाक्य है। परिश्रम करो क्या है, स्वतंत्र वाक्य। सफलता प्राप्त करो भी स्वतंत्र वाक्य है, और वो जुड़ा किससे है, और से। संयोजक अव्यय क्या है, और, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, संयुक्त वाक्य। वह स्कूल में पढ़ा, वह उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था। वह उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था। यहाँ पे जो क्या हो गया, जो से आपको समझ में आ गया कि मिश्रित वाक्य है। ये क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य। वह उस स्कूल में पढ़ा, यानी कि जो के पहले आए जो, उसे कहेंगे प्रधान उपवाक्य। वह उस स्कूल में पढ़ा, किस स्कूल में, जो उसके गांव के निकट था, यानी कि जो के बाद जो आएगा वो होगा आश्रित उपवाक्य और ये होगा प्रधान उपवाक्य। तो इसको किसमें बदला गया आप बताइए। वह स्कूल में पढ़ा और वह स्कूल के गांव, वह स्कूल उसके गांव के निकट था, यानी कि यहाँ पे और से जुड़ा, और जुड़ा है संयोजक अव्यय से। वह स्कूल में पढ़ा, वह स्कूल में पढ़ा एक स्वतंत्र वाक्य, और वह स्कूल उसके गांव के निकट था एक स्वतंत्र वाक्य, यानी कि ये हो गया मिश्रित वाक्य। ये हो गया मिश्रित वाक्य, ये हो गया संयुक्त वाक्य। अब आप समझिए अंतर मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या अंतर होगा। संयुक्त वाक्य में जुड़ाव की बात होगी, दोनों वाक्य आपस में स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र रूप से लेंगे, फिर भी आपको लगेगा कि हाँ ये कोई वाक्य है। वह स्कूल में पढ़ा, आपको स्वतंत्र लग रहा है। वह स्कूल उसके गांव के निकट था, आपको स्वतंत्र लग रहा है। और दोनों वाक्य और संयोजक अव्यय से जुड़े हैं। यहाँ पे जो, कि, जैसे, वैसे, जैसा, वैसा आदि शब्द से ये ऐसे इसमें प्रतीत होगा कि इसमें मिलान जैसे शब्द प्रतीत हो रहे हैं। और उसके पहले वाला जो के पहले वाला यहाँ पे क्या होगा, प्रधान उपवाक्य, और जो के बाद आश्रित उपवाक्य, यानी कि मिश्रित वाक्यों में उपवाक्य एक या एक से अधिक होते हैं। ऐसे अगला समझ लेते हैं, काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हैं। अब यहाँ पे तो आ गया है, काम समाप्त हो जाए तो क्या होगा, काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हैं। ये क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य। ये क्या होगा, आश्रित उपवाक्य। ये इस पे आश्रित है, ये इस पे आश्रित है, तो इसलिए यहाँ पे आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ये आप समझ गए ना, जिसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य हो उसे कहेंगे मिश्रित वाक्य। ये मिश्रित वाक्य है। काम समाप्त करो और जाओ, काम समाप्त करो, ठीक, एक स्वतंत्र वाक्य, और जाओ, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य हो गया। तो यहाँ पे एक संयोजक अव्यय है और ये इससे दोनों वाक्य जुड़े हैं, तो ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य। आशा है आपको वाक्य का रचना के आधार पर प्रकार समझ में आया होगा। दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, वाक्य का जो दूसरा पार्ट का वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे अर्थ के आधार पे कितने प्रकार होते हैं वाक्य के। तो वहां पे 8 प्रकार हम कल आपको बताएंगे और उन 8 प्रकार से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको अगला वीडियो भी बहुत अच्छे से देखना है, तब जाके वाक्य कंप्लीट होगा। यहाँ से ये उदाहरण परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप समझ ही रहे हैं कि बात कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। दोस्तों, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है। बस यही 12 से 14 चैप्टर हैं आपके हिंदी व्याकरण, हिंदी की समझ पैदा करने के लिए। उसके बाद और सारी चीजें आपको याद करनी, तो आप जो समझने वाला है आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये सारी चीजें आप समझिए, यहीं से प्रश्न आता है, यहीं से आएगा। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, कौन सा वाक्य है, तब आप बताएंगे कि ये कौन सा वाक्य है। आएगा कार्य समाप्त हो जाए, कार्य समाप्त हो जाए तो जा सकते हैं, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य होगा, तब आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। लड़के ने अपना दोस्त मान लिया, प्रश्न ऐसे आएगा कि लड़के ने अपना दोस्त मान लिया, वाक्य में कौन सा वाक्य होगा, 4 ऑप्शन देगा। तब जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो मैं बस यही कहूंगा, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए,
दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं एक हिंदी सीरीज कंप्लीट करके रहूँगा और आपको यहाँ से पूरे मार्क्स दिलाऊंगा। तो बस आप मेरा सहयोग करते रहिए, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। मैं आपके लिए लगातार वीडियोस बनाता रहूँगा और क्लास नोट्स प्रोवाइड करूँगा। हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, और हिंदी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। देखिए बहुत सारे चैप्टर हो गए हैं और बस कुछ ही दिन बचे हैं, आपकी हिंदी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको हिंदी से टेंशन मुक्त रहना है। आप परीक्षा में जाएंगे एक एडवांटेज लेके जाएंगे कि हिंदी हमें पूरी तैयार है, और जब परीक्षा से बाहर निकलेंगे तो हिंदी के पूरे प्रश्न करके आएंगे, जो आपके चेहरे में अलग ही रौनक लेके आएगी। दोस्तों वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है, आप वो भी बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, आप हमें व्हाट्सएप करिए। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर सर्च कर लीजिए और वहां से हमें व्हाट्सएप करिए अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब हम लोग कल मिलेंगे वाक्य के दूसरे प्रकार अर्थ के आधार पर, जहाँ पे बात होगी। धन्यवाद दोस्तों।